सबसे पहली चीज़ ये कि टूरिज़्म के लिए 2-3 डेस्टिनेशन ऐसी बनानी पड़ेंगी जो अट्रैक्ट करें टूरिस्ट को। हम टूरिज़्म की बात जब करते हैं तो यहाँ पे हर एक का आना जो है वो इजली होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसको ऑनलाइन किया जाए, इसके पोर्टल जो है उसको वायरल किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो, घर में बैठे हुए परमिशन बनाकर करना का रुख करें। ट्रैकिंग के लिए भी अच्छी जगह है, नाइट स्टे के लिए है, कैंपिंग के लिए है, ऊपर जरला है हमारा। गरीबी इतनी है 1-2 साल से कि हम आपको बता नहीं सकते। हमारा एरिया इतना गरीब हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। करना का जिस नाम से महाराजा करण सिंह के नाम पे करना नाम पड़ा हुआ है या केरन नाम पड़ा हुआ है, करानू टॉप। If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you are educating a whole nation. वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लड़कियों को, औरतों को आज़ादी दें, बल्कि ये है कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको फ्रीडम दें और उनको एजुकेशन दें ताकि वो हर फील्ड में आगे बढ़ सकें। ज़र्रा ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, ज़र्रा ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, रास्तों के पत्थरों ने भी दिया पानी मुझको। नाज़रीन, कश्मीर में कई सारी ऐसी जगहें हैं जो टूरिज़्म के हवाले से मशहूर है। इसी तरह करना वैली का नाम जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भी बॉर्डर टूरिज़्म ज़रूर आता है। टूरिज़्म के हवाले से बहुत पोटेंशियल होने के बावजूद भी यहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो उस कदर डेवलप नहीं हो पाया है। तो यहाँ के लोगों को इंतज़ामिया से मिलकर क्या कुछ इक़दाम उठाने चाहिए ताकि यहाँ का टूरिज़्म सेक्टर डेवलप हो, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। टूरिज़्म के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि टूरिज़्म के लिए कुछ एक इक़दामात जो हैं वो सरकार ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाने होते हैं। पब्लिक का इसमें बहुत अहम रोल रहता है। पब्लिक जो है उसके अंदर एक मैं कहता हूँ कि जो मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है, हेल्पफुल नेचर उनका हो, उनको पूरी तरह से ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ अव्वल है कि वो वहाँ की आम आवाम को अवेयर करे जाकर के कि टूरिस्ट जो आते हैं उनको किस तरीके से इस्तकबाल करना होता है। करना में पहुंचने के लिए मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि आज के इस दौर में जहां हर एक चीज़ जो है वो हम इंटरनेट या ऑनलाइन जो है वो करते हैं, लेकिन इलाके करना के लिए जो प्रोसेस रखा है इन्होंने परमिशन के लिए, वो इन्होंने ऑफलाइन रखा है। कभी लोकल थाने से लिख के लाओ, पुलिस स्टेशन से, फिर करालपुरा में आओ, वहाँ से परमिशन लो, फिर वहाँ से उनको बड़ी मुश्किलात से यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। बेहतर समझते हैं लोग कि घर ही बैठे रहें, करना का सफ़र ना ही किया जाए तो बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि इसको ऑनलाइन किया जाए, इसके पोर्टल जो है उसको वायरल किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो, घर में बैठे हुए परमिशन बनाकर करना का रुख करें। सबसे पहली चीज़ ये कि टूरिज़्म के लिए 2-3 डेस्टिनेशन ऐसी बनानी पड़ेंगी जो अट्रैक्ट करें टूरिस्ट को। और उसमें सबसे बड़ा कदम ये हो सकता है कि शारदा पीठ, जो शारदा यात्रा है, उसको अगर शुरू कर दिया जाए तो उसकी वजह से जो टूरिज़्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएगा और यहाँ के लोकल लोगों का फ़ायदा हो सकता है। टूरिज़्म इसलिए कम हुआ क्योंकि वो जो डर का माहौल जो पहलगाम में हुआ पिछली बार, आरू वैली में, जहां हमारे 25-26 नहत्ते लोगों का कत्ल किया गया, तो जाहिर सी बात है कि एक गलत इम्प्रेशन गया हमारे बारे में भी और हमारी वैली के बारे में भी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो सकता है और उसका साथ आप लोगों का भी हमें साथ चाहिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया या आपके अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को बता सकते हैं, यहाँ के लोगों की दिल की बात उन तक पहुँचा सकते हैं। पहलगाम के बाद जो मैं बात करूं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको ये बार बार कहा कि आप लोग अगर ऐसी गलती करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि ये कंटिन्यू है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उस ऑपरेशन सिंदूर में जो आम गरीब लोगों का नुकसान हुआ, चाहे वो दुकानदार थे, चाहे वो मालके मकान थे, या चाहे वो गाड़ियाँ वाले थे, जो अपना रोज़गार दिन को कमाते थे, उन्हीं के ज़रिए अपने बच्चों को पालते थे, लेकिन आज तक उनको उनकी कंपनसेशन नहीं मिली है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि उनको उनकी कंपनसेशन दी जाए जितना वो हक रखते हैं। हम टूरिज़्म की बात जब करते हैं
तो यहाँ पे हर एक का आना जो है वो ईज़िली होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2-3 स्पॉट ऐसे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक है, यहाँ पे हमेशा चेकिंग रहती है। और परमिशन की बात करें, परमिशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो कई बार 5-5 घंटे लग जाते हैं, और जो बाहर से आएंगे उनको तो 2 दिन लग जाते हैं। तो हमें जो परमिशन है इसको ऐसा करना होगा, ऑनलाइन परमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, या कुछ ऐसा इनको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि ईज़िली जो है वो परमिशन मिल सके। दूसरी बात ये है कि जब भी वहाँ से कोई आता है उसकी तो चेकिंग इतनी नहीं होती है, जब यहाँ से जाते हैं तो 2 या 3 घंटे लग जाते हैं उसको चेकिंग करने में, तो फिर वो दोबारा नहीं आता है, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर मुझे वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या है, इंडियन आर्मी की हेल्प से यहाँ पे डन्ना पर एक टूरिस्ट स्पॉट जो है वो बनाया जा रहा है। मेन जो चीज़ है वहाँ पे, जो डन्ना पे, वहाँ पे चेकिंग पॉइंट जो है, चेकिंग पॉइंट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं, कम से कम 3-4 पॉइंट्स वहाँ पे बनाए गए हैं, जहाँ पे इजीली जो है वो कोई भी सामान होगा आपका 5 मिनट में या 2-3 मिनट में आपका वो स्कैन हो जाएगा। जिस तरह से आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स के अंदर जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है, ऐसा सिस्टम जो है वो डन्ना पे बनने जा रहा है। तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर वो हो जाएगा, इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके साथ साथ जो साधना की रोड है, जब कोई भी टूरिस्ट पार से आता है तो एक सीनिक ब्यूटी, जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं वो देखने को मिलते हैं, तो ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो रास्ते में जब वो आते हैं, अगर वहाँ पे टी स्टॉल्स जो हैं वो लगाए जाएं और कुछ छोटी मोटी शॉप्स वहाँ पे खोली जाएं, तो उससे क्या होगा, एक तो रोज़गार भी बढ़ेगा, दूसरा जो टूरिस्ट है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं, ख़ासकर जो ट्रैकिंग के लिए आते हैं, उनको चाहिए कि हाँ 10 किलोमीटर के बाद कम से कम एक चाय की चुस्की हो, ठीक है। अब उसके साथ साथ अगर हम जब आ जाते हैं टंगडार के अंदर, मेन टंगडार के अंदर अगर हम टूरिज़म की पोटेंशियल की बात करें, सबसे पहला है इको टूरिज़म। इको टूरिज़म में यहाँ पे डन्ना आता है, शमसपोरा आता है, सुलेमान का कलडारा आता है, करानू आता है, और ये ट्रैकिंग पॉइंट्स भी बन सकते हैं, और इको टूरिज़म के लिए भी हम इनको बढ़ा सकते हैं। हमने जैसे टिठवाल है, आर्मी ने उसको अजमत हिंद बनाया, एक पॉइंट बन गया ना टूरिज्म के, जो भी जाता है मुझे अजमत हिंद देखना है। आगे एक ब्रिज है जो हमारी हिस्टोरिक ब्रिज है, जो इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ता है, तो वो एक पॉइंट बन जाता है। ऊपर के इलाके में आप देख लो, मनरेगा का फंड यूटिलाइज होता है, गवर्नमेंट की और बहुत सारी स्कीम्स हैं, कितने सारे पर्टिकुलर एरियाज हैं जिनको हम अगर थोड़ा सा बनाएंगे, मामूली सी उसमें डेवलप करनी है। आप रास्ता अच्छा तामीर कर दो, ऊपर कुदरत की तरफ से प्लेन जगह बनी हुई है, कहीं पे वाटर स्प्रिंग है, ऊपर हमारा वाटरफॉल है, पब्लिक जाती है देखती है, वहाँ पे आप देखो सरकार ने क्या डेवलपमेंट लाई है, आप बोलो ज़ीरो। ऐसी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करना, आइडेंटिफाई करना, और उन पे थोड़ा सा डेवलपमेंट काम पॉलिश कर देना, और फिर उसके बाद क्या है कि आप जैसे आर्मी अप्रोच करती है, जैसे रिसेंटली एक रूबल नागी जी जो फाउंडर हैं इसकी रूबल आर्ट फाउंडेशन की, उनको यहाँ पे लाया, उनकी एक वीडियोस वहाँ पे जब चली, मैंने भी उनकी एक वीडियो डाली, उसने मुझे शेयर किया था, वहाँ पे मतलब कोलैबोरेट किया था, तो उससे मेरे चैनल को भी थोड़ा सा या मुझे भी फ़ायदा मिला। तो इस इलाके को उन लोगों के द्वारा जो है बड़े पैमाने पे देखा जाता है, क्योंकि वो हर जगह जाते हैं, लोगों को बताते हैं। ऐसी शख्सियत को अगर फ़ौज अपने तरीके से यहाँ पे इस तरह से इस सोच के साथ काम करके इस इलाके की बॉर्डर टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए कोशिश कर सकती है, तो सिविल इंतज़ामिया को भी चाहिए, ये जो इलाके हैं जिनमें जो हमारी छोटी छोटी जगह है, बिड़वन है, ऊपर दुधवैया है, इस तरह हमारा कलडारा है, सुलेमान का जो चश्मे हैं हमारे 360, करानू है ना, ट्रैकिंग के लिए भी अच्छी जगह है, नाइट स्टे के लिए है, कैंपिंग के लिए है, ऊपर जरला है हमारा। तो उनको भी चाहिए कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी इस जगह को बनाएं, ताकि ये अट्रैक्शन का पॉइंट रहे टूरिस्ट के लिए, सो दैट कि लोगों को अगर वो वीडियो बना के डालें या वो अपने तौर पे मैसेज बाहर दे दें किसी को, या कुछ भी किसी तरह से भी उनको पता चलेगा, तो डेफिनेटली लोग आएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा कि लोकल्स अगर काम करने पे आए टूरिज़्म के लिए, मैं एचएस की स्टूडेंट हूँ, एंड हमारे स्कूल में एक ATL लैब है, मेरी पूरी एक इनोवेशन टीम है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट टीम। एंड हमने टूरिज़्म के लिए एक ऐसा बोर्ड बनाया है, ताकि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो अननोन होते हैं, तो उन्हें यहाँ पे आके पता नहीं चलता है कि कौन सी जगह है, कहाँ जाऊँ मैं, अभी कहाँ पे हूँ। तो उनके लिए हमने एक ऐसा बोर्ड बनाया हुआ है जो कि अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड उसके स्कैनर्स आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। आफ्टर सम टाइम वी विल बी इंस्टॉलिंग दैट।
व्हाट यू हैव टू डू कि आपको बस उसको स्कैन करना है एंड दैट विल आंसर योर एवरी क्वेश्चन, लाइक व्हाट आर द प्लेसेस हम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं एंड यहाँ का लोकल कुजीन कैसा है, मुझे क्या ट्राई करना चाहिए, वेज में क्या ऑप्शंस हैं, नॉन वेज में क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी जगह अवेलेबल है जाने के लिए, कौन कौन सी जगह पे परमिशन रिक्वायर होती है, ऑल आपको वो इस स्कैनर पे मिल जाएगा। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू विजिट दैट स्कैनर एंड आप जाके उस चैटबॉट को विजिट करें। यहाँ पे एक स्कैनर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस स्कैनर को स्कैन करके उस चैटबॉट को विजिट कर सकते हैं एंड एक्सप्लोर के आपको पता चलेगा कि करना में क्या क्या है एंड वेदर यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ विजिट करना। गरीबी इतनी है 1-2 साल से कि हम आपको बता नहीं सकते, हमारा एरिया इतना गरीब हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। वरना यहाँ कोई कमी नहीं होती थी, फर्स्ट क्लास चलता था सारा सिस्टम। आजकल बहुत कमी है लोगों के, अगर किसी ने नरेगा शरेगा होता था यहाँ वो भी बंद है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ऐसे टाइम पास करने के लिए सभी बैठे हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारा रुज़गार कहीं सही किया जाए, मज़दूर को मजदूरी मिले। अगर कहीं काम गलती से कर बैठा है वो उसको अभी तक पैसे मजदूरी नहीं मिली है, उसके मटेरियल का पैसा नहीं मिला, वो भी आप बात ऊपर पहुँचाएं ताकि इन गरीबों को अपना पैसा मिले। हम आपकी थ्रू से चैनल से हर बात आगे पहुँचाना चाहते हैं। हम श्रीनगर में भी गए, हमें बहुत फ़ायदा उसका ये हुआ, हमने जगह जगह की बात, लेकिन उसका फ़ायदा ये हमारा टनल भी हो गया, हमारी HT भी होगी। हम गवर्नमेंट के और अपनी फ़ौज के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे लोग हैं हमारे कि जिन्होंने अच्छा, फ़ौज ने भी हमारे हर प्रोग्राम में अच्छा समझ के उन्होंने हमें आगे बढ़ाया ताकि इन लोगों के मसले हल हो जाएं। कई मसले हमारे हल हो गए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ मसले अभी भी ऐसे हैं जो हल होने चाहिए। फ़ौज जो है, अगर फ़ौज ना होती यहाँ हमारी और भी इस वक्त भी 400-500-600 कुली ली है इन्होंने, चलो हमारी मजदूरी उसी के हिसाब से चलती है। अगर वो भी ना होती हम क्या करते? इस वक्त हमारी बुरी हालत है। हम आपकी चैनल से आगे बात पहुँचाना चाहते हैं और ये बात पहुँचनी चाहिए ताकि हर एक को पता चले कि करना में क्या परेशानियाँ हैं। पब्लिक जो हेरिटेज है यहाँ पे, हमारी जामे मस्जिद है जैसे टंगडार की शाहमदान जामे मस्जिद बहुत पुरानी है, लोग इन्हीं चीज़ों को देखने आते हैं। वाटर बॉडीज़ यहाँ हैं, उसके बाद करना का जिस नाम से महाराजा करण सिंह के नाम पे करना नाम पड़ा हुआ है या केरन नाम पड़ा हुआ है, करानू टॉप जो माउंटेन जिसके ऊपर वो रहते थे। अभी एक बच्ची ने तारीख का हवाला देते हुए ये भी कहा कि वहाँ पे महाराजा करण सिंह के हवेलियों के खंडरात, पहाड़ी में कहते हैं करण सिंह दी हवेलियाँ, वो खंडरात मौजूद हैं। तो करानों को किस तरीके से इन्होंने डेवलप किया हुआ है। और नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं यहाँ पे, या नेचर को बचाने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं यहाँ पे, तो फिर ये जंगलात जल क्यों रहे हैं हर रोज़? फिर ये जंगलात को, अगर ये जंगलात जल गए तो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास या फायर एंड इमरजेंसी जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके पास ऐसी फैसिलिटीज क्यों नहीं है कि इन जंगलात को, नेचुरल वेजिटेशन को, यहाँ के पब्लिक जो प्रॉपर्टी है इसको बचाया जा सके। तो ये जंगलात अगर कटते नहीं है तो यहाँ पे इनके बाकियात कैसे हैं? ऊपर से पेड़ है ही नहीं, नीचे खाली जड़ें वहाँ पे बची हुई हैं। तो ये ड्यूल फेस जो है ये सरकार का भी हमें पसंद नहीं है, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है उनका भी ये चेहरा हमें पसंद नहीं है। करना वाकई में खूबसूरत जगह है और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का और एज वेल एज पब्लिक का गहरा जो है रोल रहेगा। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग जो है उनको फ़ायदा तभी मिलेगा जब वो लोग खुलकर सामने आएंगे। और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ लेह लद्दाख की, कि वहाँ पे आप गंदगी जो है नाखून काट के भी रोड पे नहीं डाल सकते, वहाँ के लोग आपको मार डालेंगे। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अभी तक हम बात कर रहे थे एजुकेशन के बारे में, टूरिज़्म के बारे में, तो वही हमारे लिए ज़रूरी बनता है कि हम बात वुमेन एम्पावरमेंट की करें, क्योंकि औरत अगर तरक्की याफ्ता नहीं होगी तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी भी तरक्की याफ्ता नहीं होगी। हमारी औरतें जो है वो हमारी मुल्क का मोर देन 0.5% जो है पॉपुलेशन की है, लेकिन अभी भी उन्हें उस तरह के हकूक़ नहीं दिए जाते। अभी भी लिटरेसी की बात करूँ तो हमारी औरतें बहुत पीछे हैं। तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेगी कि यहाँ की औरतों को, यहाँ की लड़कियों को किस तरह की एजुकेशन फराहम की जाती है, किस तरह के राइट्स उन्हें दिए जाते हैं और क्या इनका पर्सपेक्टिव है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लड़कियों को, औरतों को आज़ादी दें, बल्कि ये है कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको फ्रीडम दें और उनको एजुकेशन दें ताकि वो हर फील्ड में आगे बढ़ सकें।
तो हमारे एरिया में कहने की बात तो ये है कि हम बोल देते हैं लड़कियों को लड़कों के बराबर हुकूक दिए जाते हैं या फिर लड़कियों को लड़कों के बराबर रखा जा रहा है, मगर जब देखते हैं हम यहाँ हमारे लोकल एरिया में स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, हमारी जो लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती हैं या स्कूल जाती हैं, उनका जेंडर रेशियो लड़कों के मुकाबले आज भी बहुत कम है। ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है लड़कियों का। 8th फॉर एग्ज़ाम्पल वो 8th तक पढ़ती हैं या 10th तक पढ़ती हैं, तो उसके बाद एक दिमाग में एक चीज़ बिठाई जाती है बचपन से ही कि अब तो बस तुमने पढ़ लिया, अब क्या ही करना है, घर बैठना है। तो एक ये चीज़ है, तो उनको अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने सपनों को दबाना पड़ता है, वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि वुमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएं लड़कों के हिसाब से, जितने कि एक लड़का, जैसे कि एक लड़का हमारे माहौल में वो उसको जितने हक हैं वो पढ़ेगा, वो आगे जाएगा या फिर वो बाहर जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेगा, तो एक लड़की को भी उतने ही हक दिए जाने चाहिए। उसके अलावा ये बात है कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उसको हक दिए जाएं, उसके साथ साथ ये है कि उसको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए एक लड़की, जितना एक लड़का आज़ाद है। अब हम बोलने में तो ये चीज़ बोल देते हैं, पर जो बात आती है हमारी सोसाइटी की, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये चीज़ को कि उनकी बेटी कहीं बाहर जाए, वो पढ़े या फिर कहीं प्राइवेट जॉब करे, और बिज़नेस का तो दूर दूर तक बात ही नहीं है। अगर कोई लड़की यहाँ पे सोचती है बिज़नेस करना, तो वो पहले ही सोसाइटी के डर से या फिर अपने घर वालों के डर से चुप करके बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो अगर घर से बाहर निकलेगी ये बोल के, तो 1000 लोग सवाल उठाएंगे, हकारत की नज़र से देखा जाएगा उसे। आज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। सबसे पहले हमें वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब समझना होगा। तो इसका मतलब है वॉइस एंड चॉइस, यानी कि एक औरत को बोलने की आज़ादी और उसको चूज़ करने की आज़ादी, वॉट एवर दे वॉन्ट टू चूज़। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत सारी, आज हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियाँ एम्पावर नहीं है, बहुत सारी जगह हैं भी एम्पावर। हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ एम्पावर हैं, लेकिन बहुत जगह नहीं भी है। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट के बारे में, तो आज लड़कियों की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, जो कि 65% है। और अगर हम मेल की लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो वो 82% है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप आ रहा है, आप मतलब देख भी सकते हैं। एंड अगर हम बात करें 50% जो वुमेन है वो कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 26% लड़कियां हैं जो पार्लियामेंट सीट्स में बैठ रही हैं। और अगर हम बात करें वुमेन को एम्पावर करना, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक लोग का काम नहीं है, दो लोगों का काम नहीं है, किसी 10 ग्रुप का काम नहीं है, ये पूरा समाज, पूरा गांव, सबसे पहले ये घर से शुरू होता है कि लड़की को एम्पावर किस तरह किया जाए, उसको लड़कों के बराबर किस तरह लाया जाए। और यहाँ पे हम किस तरह उसको प्रमोट करें, बहुत सारे मतलब ज़रिए हैं हमारे पास, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट दैट वाज एजुकेशन। एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें एजुकेशन को ही देनी चाहिए। देन हमारे पास कुछ स्किल डेवलपमेंट्स हैं, यानी कि अगर लड़कियां कोई सिलाई, बुनाई, पिकल मेकिंग, घर से जो भी चीज़ें वो कर रही हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ज़रिए हैं। हम टी12 से आए हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर से, जो कि आर्मी की तरफ से है। हमें उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। वहाँ की जो बेरोज़गार औरतें हैं वो आती हैं, उनका कोर्स होता है 20 डेज़, 15 डेज़, 20 तक होती हैं। वो उनका कोर्स कंप्लीट होता है, वो घर में जाके अपना काम करती हैं और अपना रोज़गार चलाती हैं। और हम चाहते हैं हमें इसका फ़ायदा मिले, डेवलप हो, हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे वो आउट ऑफ स्टेट जाने चाहिए ताकि हमें फ़ायदा मिले। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो ये, जैसे कि कई सारों ने पहले भी ये बात की कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये लड़कियों को आज़ादी देना, उनको जो है मर्दों के बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, उस बारे में बात हो रही है। लेकिन कई जगह पर हो तो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन कई जगह पर स्टिल अभी भी औरतों को जो है कमतर समझा जाता है। अभी भी उनको जो है घर तक महदूद समझते हैं लोग, अभी भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप एक कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं, आपको जो है इक्वालिटी वहाँ पर होनी चाहिए, उस कंट्री में डेमोक्रेसी, इक्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के वक्त में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है औरतों को हुकूक मिल रहे हैं।
इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अगर हम बात करें कि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे हम जो अफ़गानिस्तान की बात करें, अभी भी वहाँ पर वो औरतों को जो है उनके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी अनडेवलप्ड है। तो इसका मतलब ये है कि औरतों को हक देना उनको जो है मतलब इस बात का ये सबूत देता है कि आप एक कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो। हम अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री जो है हमारी, वो औरतों ने उसमें भरपूर जो है अपना किरदार निभाया है। जैसे कि हम बात करें हमारी कल्पना चावला की, जो फर्स्ट वो इंडियन वुमेन रह चुकी हैं जिन्होंने स्पेस में जो गई, उन्होंने एक एग्जांपल सेट की कि औरतें जो हैं वो उड़ान भर सकती हैं। अगर हम बात करें मलाला यूसुफज़ई की, उन्होंने जो है अपने सर पर गोली खाकर उस हालत में भी उन्होंने जो है वो गन्स का सामना किया, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई जो है पूरी की और हम जैसी औरतों के लिए, हम जैसी लड़कियों के लिए एग्जाम्पल सेट की कि औरत पढ़ सकती है, औरत आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे बात चल रही थी कि विमेन पावर की। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे साथ कितनी बैठी हुई हैं, तो पावर कितनी है। नंबर एक कि ये हमारे साथ बैठी हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि पावर है कि नहीं है। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि कुछ सवाल इन्होंने ऐसे उठाए कि सेफ्टी क्या है। मुझे लगता है कि लेडीज़ को खुद की सेफ्टी खुद करनी चाहिए, उसको अपना डिफेंस सिस्टम खुद अपना जो है देखना चाहिए। तो ज़्यादा मैं इससे नहीं कहूँगा कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि बच्ची को पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसके हकूक़ के साथ ज़्यादा जुल्म ना हो, और आंसरी ज़्यादा सवाल करने अच्छी चीज़ नहीं होते। और जो हम तहत शरीयत के हिसाब से भी जो चीज़ है उसको भी हम कबूल करें और उससे आगे ना जाएं। As we are talking about women empowerment, so I would like to say something. एक काफ़ी बड़े लीडर थे अफ्रीका के, उन्होंने एक लाइन कही थी, If you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you are educating a whole nation. मेरा मानना ये है कि करना के अंदर अब हमारी जो लड़कियां हैं ये हर फील्ड में आगे जा रही है और इन्हें किसी किस्म की रोक टोक नहीं दी जाती। रही बात इनकी शरअ तालीम की, तो कुछ एक बच्चियां जो हैं वो स्कूल्स में तालीम हासिल करती हैं और बाकी बच्चियां जो हैं वो यहाँ पे दारुल-उलूम जो खुले हैं वहाँ पे भी वो तालीम हासिल करते हैं। मकसद तालीम हासिल करने का है, लेकिन उन पर भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन इलाके करना में गुज़िश्ता कई टाइम से मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिविल सोसाइटी करना, मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारे करना के अंदर आज भी जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, उन फार फ्लंग एरियाज में औरतें जो हैं वो अभी भी घरेलू तशद्दुद का शिकार है। यहाँ पे पिछले साल एक फीमेल की डेथ हो जाती है, उसको सिगरेट्स के साथ जलाकर मार दिया जाता है। तो मुझे बताएं कि उसके खिलाफ यहाँ पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इलाके कन्ना के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस सामने नहीं आता। रीज़न ये है कि यहाँ पे वुमेन सेल जो है उस तरह से एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पे कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़े होने वाली कोई इस विंग की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती तो वो औरतें जो है खुलकर अपना जो दुखड़ा है वो उनके सामने शेयर करती, साझा करती और उनको इंसाफ मिलता। लेकिन मर्द यहाँ पे कितनी भी एनजीओज बना लेंगे, कितना भी अवेयर करेंगे, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, वो आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे बताएं, आए दिन आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, पुलिस रिकॉर्ड, यहाँ पे बैठे हुए हमारे सरपंच हजरात हैं, मैं उनसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे खुदा को हाजिर नाजर रखकर कह दें कि हमारे पास महीने में अगर 50 केस आता है, 50 में से 40 केस सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का होता है, तशद्दुद होता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि कन्ना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियाँ जो हैं बड़ी होनहार है, यहाँ पे शागिर्द बैठी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चियाँ जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इन फार फ्लंग एरियाज़ में वुमेन को न सिर्फ अवेयर करें बल्कि उनको ज़िंदगी का एक सलीका जो है अच्छा वो सिखाएं और वो अपनी आवाज़ को ताकि सबके सामने रख सके। व बाकी नाज़रीन, अभी हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे कि यहाँ के लोगों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ सजेशंस है। लेकिन अभी हमें वक्त इजाज़त नहीं देता, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप भी चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में अपने इलाके के मसले मसाइल शमूल करना तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।